जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस में बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, आज है इक्वल एमएसपी पर हल्ला बोल। क्या होगा निर्णय, कब से होगी लागू? क्या आप समझ सकते हो टेबल नंबर 7 और 8 की तरह, एक्स ग्रुप की तरह अलग होगा या नेशनल इंक्रीमेंट की तरह उसकी कोई डेट होगी? निर्णय होगा या नहीं होगा? आखिर इसके ऊपर आज बहुत बड़ा दिन है दोस्तों। आज है 13 मई और एमएसपी पर हम करेंगे विश्लेषण, क्या क्या है इसमें कठिनाइयां, और आगे बात करते हैं। हाँ जी दोस्तों, कोर्ट का जबरदस्त ऑर्डर, हाइपरटेंशन में डिसेबिलिटी 50% लागू। ये नया एक केस है, आपको देखना होगा, समझना होगा। और बात करूंगा भारतीय सेना की नजर सैनिकों और पुलिस के ऊपर हो रहा है पथराव, क्या सही वक्त है कब्जा करने का? दोस्तों सबसे पहले मैं आज आपको एक वीडियो दिखाता हूं, और ये हमारे जाबाज सैनिक सुरेंद्र पहलवान जो दक्षिण दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी हैं। दोस्तों जय हिंद, मैं सुरेंद्र पहलवान भारतीय जवान किसान पार्टी से लोकसभा का उम्मीदवार हूं। अब हमारा सैनिकों का काम राजनीति नहीं है, हम मजबूर होकर राजनीति में उतरे हैं। सब में भेजना जनता का काम है, कचरा साफ करना हम सैनिकों का काम है। अगर संसद में जाते हैं तो देश का सारा कचरा साफ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। और ये जय जवान जय किसान पार्टी के उम्मीदवार है, उन्होंने एक वीडियो हमें भेजा है और कहा है कि हमारे सैनिक भाइयों को ये वीडियो दिखाइए ताकि हमें वो प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, और हमें मेरे अंदर नई ऊर्जा और संचार का सम्मान करें ताकि हम आगे इस लड़ाई को, उनकी लड़ाई को, उनकी मांगों को आगे ले जा सकूं। उनका कहना है, जैसा कि उन्होंने कहा है कि देशवासियों की शान जय जवान और जय किसान, भारतीय जवान किसान पार्टी का ये मोटो है। उन्होंने कहा है सरहद से संसद तक मैं कचरा करूंगा साफ। आप जबरदस्त वीडियो दे सकते हो और उनको आप समर्थन करिए, किसी भी तरीके से कर सकते हो, क्योंकि अब सैनिकों ने कहा है हम राजनीति के लिए नहीं, अपने स्वाभिमान, मान सम्मान और हक के लिए राजनीति में कूदे। हम इसका स्वागत करते हैं। बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट खबर की तरफ। आज दोस्तों 13 मई है, इक्वल एमएसपी पर हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई है। सबसे बड़ी बात है कि केस पहले भी लग सकता है, 12 बजे के आसपास लग सकता है, 3:30 बजे का कोई टाइम बॉन्डिंग नहीं है। और आप समझ सकते हो इसकी लगभग 20 से 25% इसके सवाल जवाब हो चुके हैं। सरकारी पक्ष ने अपने सवाल जवाब आज रखने हैं। बात यह होती है, यदि मुद्दा हाईकोर्ट देता है, क्या हाईकोर्ट इसके ऊपर कोई डिसीजन दे सकता है? यदि पे कमीशन का मामला है तो हाईकोर्ट क्या मांगेगा? क्या सरकार से और चीजें मांगेगा, कुछ और एविडेंस मांगेगा? सरकारी पक्ष यानी जो हमने अपना पक्ष रखना था रख दिया, जैसा कि सीधा सीधा हमारा ये पक्ष है सामने कि इन्होंने मिलिट्री नर्सिंग अफसर को लेकर के रखा था। जैसे कि पहले जब ये लागू हुआ था तो सर्विस अफसर के लिए 6,000 था, उसको 15,500 किया गया। नर्सिंग ऑफिसर्स को 4,200 था, उसको 10,800 किया गया। जेसीओआर को 2,000 था, 5,200 किया गया। और उन्होंने कहा एमएसपी विल कंटिन्यू टू रिकॉग्नाइज्ड एज बेसिक पे फॉर पर्पज फॉर डेनेस अलाउंस। उन्होंने कहा है ये आपके डीए भी इसके ऊपर आपका लागू होगा। और ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं। और सीधा सीधा बात थी कि 7th पे कमीशन पे स्केल फॉर पर्सनल व्यू ऑफिसर रैंक फॉर डिफेंस आर्मड फोर्सेस। और सीधा सीधा कहा था कि इन्होंने ये पल्ला झाड़ा था कि जो पीबीओआर के हिसाब से हमको एमएसपी दी थी, ना ही उन्होंने जेसीओ को अलग कैटेगरी किया, ना ही जवान को। अब बात आती है कि आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एविडेंस हमारे पक्ष ने, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और जो भी वकील साहब लड़ रहे हैं और जो भी संगठन इसमें इन्वॉल्व है, पूरी तरीके से आटे लगा करके जज साहब के सामने अपना कन्विंस कर दिया, पक्ष रख दिया कि हार्डनेस से जो हमारा जो जीवन में हमारा खतरा है, एक फौजी जवान को ज्यादा है और जो भी जवान है या वो एनसीओ रैंक के उनको ज्यादा है, अफसर को कम है। और इसी हिसाब से आपने रखा था कि ब्रिगेडियर के बाद ऊपर वालों को एमएसपी लागू नहीं है। फिर खतरे के हिसाब से आपने एमएसपी में भेदभाव क्यों किया? जब खतरा या सबके लिए बराबर होना चाहिए था तो ब्रिगेडियर या मेजर जनरल रैंक और लेफ्टिनेंट जनरल रैंक को भी एमएसपी मिलनी चाहिए था। बट आपने उन्हें दिया कि नहीं, लड़ाई में उनकी इतनी फिजिकल भागीदारी नहीं है, और फिजिकल भागीदारी जवानों की ज्यादा है, जेसीओ की ज्यादा है, तो इनकी कम क्यों? और इन दोनों सब पहलू को एक नया पहलू ऐड किया कि एमएनएस की तो बिल्कुल भी नहीं, ना ही तो कमांड कंट्रोल में आते हैं, ना ही वो फिजिकली आते हैं, ना ही वो मेंटली इन्वॉल्व होते हैं। फिर उनको आपने 10,800 क्यों? जब इनको मिल रही तो फिर मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल साहब को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? जब इनके लिए खतरा नहीं, जब खतरे की बात है तो जेसीओ जवान को ज्यादा मिलना चाहिए। बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे इसमें लूप होल हैं। लेकिन दोस्तों मान लो कि सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में आदेश देता है तो कब से लागू होगा?
जैसा कि आपने नेशनल इंक्रीमेंट की बात की कि बहुत सारी लड़ाई थी, इन्होंने 2023 अप्रैल में लागू किया है। आपने एक्स ग्रुप पे को देखा होगा, ये सरकार इतनी तेज है कि एक्स ग्रुप पे बढ़ा तो उन्होंने क्या किया कि आपको टेबल नंबर 8 में 2016 से अलग कर दिया। इसी तरह यदि इक्वल एमएसपी कोर्ट बाई फोर्सली इंप्लीमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो ये कोई ना कोई टाइम लाइन जरूर फिक्स करेंगे या कुछ न कुछ एक कंडीशन डालेंगे। इस तरीके की बातें हैं। हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं उस रास्ते पे बहुत सारी अड़चन है, लेकिन कोई नहीं, हम बाधाएं पार करते रहेंगे, पेशेंस रखते रहेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल इसके ऊपर डिसीजन मिलना जरूरी है। आज क्या होता है इसकी अपडेट हम शाम को देंगे। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने कहा, आर्मर्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल रीजनल बेंच लखनऊ ओरिजिनल एप्लीकेशन नंबर 1061 ऑफ 2023 आप देख सकते हो, और 10 अप्रैल को 2024 को डिसीजन आया। आप इसको गूगल पर सर्च कर सकते हो। ऑनरेबल जस्टिस अनिल कुमार मेंबर, ऑनरेबल वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन, और यह हैं सूबेदार मोहन सिंह खाटी रिटायर्ड, सन ऑफ लेट श्री जीत सिंह खाटी, और ये उत्तराखंड के रहने वाले। इन्होंने ये केस डाला और केस में आप समझ सकते हो इनके जो वकील का पैनल है और उन्होंने जो केस डाला उसमें क्या है जरा आपको समझना होगा। उन्होंने कहा, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार लिखा है, सीधा सीधा क्या है कि ब्रीफली स्टेटेड एप्लीकेट वाज एनरोल्ड एंड 17 कुमाऊं रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी इन 19 दिसंबर 1994 एंड डिस्चार्ज 31 दिसंबर 2022, यानी 94 में भर्ती होते हैं और 2022 में रिटायर्ड हो जाते हैं। इन लो मेडिकल कैडरी ऑन फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ हिज एनरोलमेंट अंडर रूल 13(3) so and so 1954 एट द टाइम डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस द रिलीज मेडिकल बोर्ड RMB हेल्ड ऑन so and so हॉस्पिटल, और उन्हें असेस्ड हिज डिसेबिलिटी हाइपरटेंशन एट द रेट 30% लाइफ एंड उनका ओपन द डिसेबिलिटी नाइदर एट्रीब्यूटेबल या नाइदर एग्रीवेटेड, नाना केस में है। द एप्लीकेंट क्लेम ग्रांट ऑफ डिसेबिलिटी पेंशन बाय रिजेक्टेड बाय लेटर नंबर सो एंड सो। फर्स्ट अपील जो आता है, हम डिसेबिलिटी में आते हैं, वो रिजेक्ट किया, सेकंड अपील किया, तब वो AFT में गए। लर्न काउंसिल द एप्लीकेंट एट द टाइम एनरोलमेंट द एप्लीकेंट वाज फाउंड मेंटली एंड फिजिकली फिट in the service of army. There is a no note of a service document. It was suffering from disease at the time of enrollment in army. उन्होंने कहा, जब मैं भर्ती हुआ था मैं फिजिकली मेंटली स्वस्थ था और मैं फौज के इन्वॉल्वमेंट में जी रहा हूं। भले आपने नाना केस किया, लेकिन मैं फील्ड लॉयल्टी भी काटा है। जहां मुझे पीस में रिफ्लेक्ट हुई है उसका ये मतलब नहीं कि मुझे फील्ड में उसका असर ना हुआ हो। The disease of the applicant was contact during the service, hence attributable to and aggravated by military service. He pleaded that various bench of armed forces tribunal have granted disability pension in similar cases. As such, the applicant be granted disability element disability pension and round of 50%. उन्होंने कहा है कि आज आप कह रहे हो कि नॉट एट्रीब्यूटेड और नॉट एग्रीवेटेड है। मैं सेना के ही खा रहा हूं, सेना में ही घूम रहा हूं, सेना का ही स्ट्रेस ले रहा हूं, यहां हुआ या वहां हुआ इसका क्या असर है? यही शरीर है जो फील्ड में जा रहा है, यही शरीर है वो एल्टीट्यूड में जा रहा है, यही शरीर है जो नीचे आ रहा है। समस्याएं तो वही है, शरीर अलग अलग नहीं बदलता है, और इसको मानवीय पहलू मानकर आपको मानना चाहिए। उन्होंने 50% डिसेबिलिटी के लिए किया है और इसका जजमेंट आया कि इन्हें डिसेबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए, और ये कोर्ट का ऑर्डर है, किसी को चाहिए वो ले सकता है। तो ये है कि ये लड़ाई AFT में तो जीत जाते हैं, लेकिन जाके फंसती है तो वो MOD में फंसती है जाके, क्योंकि MOD में फिर तानाशाही शुरू हो जाती है कि वो जो डिसीजन है उनको एक्सेप्ट करते हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं करते। ये बड़ी विडंबना है। दोस्तों, अगली और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ बढ़ते हैं कि फौजी आप मैं आपको बात करूंगा POK की, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर की, जहां पर भारत की नजर है। हर एक लोग, यानी आप समझ सकते हो, ये सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, क्या आप भारत को POK के ऊपर अपना नियंत्रण ले लेना चाहिए? यानी जो कि POK के अंदर जो सिचुएशन चल रही है, आप वहां के वीडियो देख के हैरान हो जाओगे, कौन किसको कहां फेंक रहा है, कौन किसको पीट रहा है, और इतना आपने देखा होगा उसकी लगी आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी आवाज़ उठा रखी है। आप समझ सकते हो कितना हो अल्लाह हो रहा है। यानी अंदर जो पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर की हालत इस तरह हो गई है, और इस पर भारत का नज़र और नज़रिया है। नज़र तो है और नज़रिया क्या है, इसके ऊपर रेफरेंडम टाइप का डालना है। क्या पाकिस्तान भारतीय सेना घुस करके POK को अपने नियंत्रण में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? और वहाँ बहुत सारी स्थिति, हर एक लोग ये पूछ रहे हैं। हम भी आप सबकी राय के लिए ये आके रख रहे हैं। क्या आज मौका है
या दस्तूर है। जैसे 71 में आपने बांग्लादेश को अलग किया, आज मौका है कि इसको हमारे कब्जे में ले लेना चाहिए। और इस तरह की क्या आपको स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी ने दिया था कि हमें उसमें घुसने की जरूरत नहीं है, वो लोग हमें बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शायद वो नौबत आज आ गई। धन्यवाद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे। जय हिंद, मैं सुरेंद्र पहलवान, भारतीय जवान किसान पार्टी से लोकसभा का उम्मीदवार हूं। अभी हम गांव प्रहलादपुर में डोर टू डोर कैंपेनिंग करने लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत अच्छे तरीके से पीसफुल हमारी यहाँ कैंपेनिंग हुई है। हमारा सैनिकों का काम राजनीति नहीं है, हम मजबूर होकर राजनीति में उतरे हैं। हमारा एक ही नारा है, हर देशवासी की एक ही शान, जय जवान जय किसान। सरहद से संसद तक, सरहद से हम सिपाही सैनिक चल चुके हैं संसद के लिए, और संसद में भेजना जनता का काम है। कचरा साफ करना हम सैनिकों का काम है। अगर संसद में जाते हैं तो देश का सारा कचरा साफ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जवान किसान पार्टी जिंदाबाद, फौजी सुरेंद्र पहलवान जिंदाबाद, फौजी सुरेंद्र पहलवान जिंदाबाद, फौजी सुरेंद्र पहलवान। जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे